तो उद्गम क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू उद्गम क्लासेस। मैं निधि आपका वेलकम करती हूँ चैनल पे। और आज हम ग्रेड 1 बायोलॉजी का सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा है। टेक्सोनॉमी और हायरार्की सिस्टम, क्लासिफिकेशन, ये सारा कुछ पूछा है। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज ही चलेंगे, टॉपिक से बिल्कुल भी अटके कुछ नहीं मिलेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो डेफिनेशन पूछी, सबसे पहला हेडिंग ही उसमें डेफिनेशन पूछा है। लाइफ का डेफिनेशन क्या होता है? तो लाइफ क्या होती है? लाइफ एक सिस्टम होता है जिसमें परफॉर्म किए जाते हैं कुछ फंक्शंस, जैसे कि ईटिंग है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, ब्रीदिंग, मूविंग, ग्रोइंग, रिप्रोड्यूसिंग। ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं, इसी को लाइफ कहते हैं। अगर ये सभी फंक्शंस ना हो, सिस्टमेटिक फंक्शन ना हो, तो एक ये लाइफ नहीं कहलाती है। जैसे कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनमें ये सब एब्सेंट है। दैट्स व्हाई वी से दैट दे डोंट हैव, दे आर नॉन लिविंग। So, life is defined any system capable of performing such functions. तो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फर्स्ट हेडिंग है आपकी वहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग वर्ड क्या होता है। लिविंग वर्ड जहाँ पर आपके पूरा ऑर्गेनिज्म सस्टेन करता है, रहता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें रिप्रोडक्शन करेगा, वो पूरा लिविंग वर्ड होता है। लाइफ बहुत यूनिक, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, कुछ ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्स किए जाते हैं, एडेप्टेशंस होता है। और लाइफ एक तरीके का बायोकेमिकल प्रोसेस है, टोटली बायोकेमिकल प्रोसेस है। आप देखेंगे कैसे, वो आगे डिस्कस करते रहेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों कहते हो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये? तो उसमें ग्रोथ वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, या ग्रोथ के कैरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब उसमें नंबर, मास उसका इंक्रीज होना चाहिए, सेल्स उसमें बड़े होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, नंबर बढ़ते रहना चाहिए। और प्लांट में तो लगातार उनकी जितनी भी लाइफ स्पैन है, तब तक कंटिन्यूसली उनमें डिवीजन होता रहता है उनके सेल्स में। और एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, पर प्लांट्स में ये ग्रोथ अनलिमिटेड है, उनकी पूरी लाइफ स्पैन तक वो कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नॉन लिविंग चीज़ें देखें तो अगर कोई हम रॉक भी देखते हैं, तो उस पर भी अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट और मड वगैरह कुछ इकट्ठा हो जाए, तो वो भी तो ग्रो कर रहा है। मान लो ये रॉक है, इस पे ओवर द ईयर्स बहुत सारे करोड़ों सालों तक डिपॉजिट हो रही है लेयर्स, है ना। तो ये भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ये भी बड़ी हो रही है। तो क्या कहेंगे हम, ग्रोथ है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस है, अपवाद है। लेकिन एक लिविंग चीज़ें और ग्रोथ करती है, ये कैरेक्टरिस्ट होना चाहिए। लिविंग चीज़ों को आप लिविंग कहेंगे, क्यों? क्योंकि उनमें ग्रोथ होती है। और कुछ भी है, आगे देखेंगे उनका शेप, उनका साइज। तो लिविंग बीइंग हैव डेफिनेट शेप्स होती है, साइज होती है, ये मॉडिफाई भी करते हैं। लिविंग बीइंग हैव कॉल्ड मॉर्फस। जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, कई बार नहीं भी होती है ना। जैसे अमीबा की एक डेफिनेट शेप तो नहीं मिलेगी आपको। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे एमोर्फस, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन करना चाहिए। अगर कोई चीज़ लिविंग है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म यू आर कॉलिंग लिविंग, तो उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। इट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। प्रोजेनी को आपका सिमिलर होना पड़ेगा रिप्रोडक्शन में, या सिमिलर दिखने चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना चाहिए सेक्सुअली और एसेक्सुअली। ग्रोथ इज इंक्रीज इन सेल नंबर। ग्रोथ जो है उसमें आपका सेल नंबर बढ़ना चाहिए। कैसे देखोगे आप ग्रोथ? सेल नंबर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। हेंस इन यूनिसेलुलर ग्रोथ रिप्रोडक्शन आर सेम। तो जो यूनिसेलुलर है, जो कि एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, उनमें अब उसमें आप देखेंगे तो अब उनका ग्रोथ आप कैसे देखोगे? उनका ग्रोथ वही है, उन्होंने उनका एक कॉपी से दो कॉपी बन गया, तो वही उनका ग्रोथ है। तो इस लाइन का यहाँ पर यही मतलब है कि ग्रोथ एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल और मास। अगर मास भी ज़्यादा हो जाता है या नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ है। अब
एक यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो उसका साइज नहीं बड़ा हो रहा है पर ये खुद ही अपने आप में डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, यानी कि नंबर बढ़ा रहा है, तो यानी कि इसमें ग्रोथ है। नेक्स्ट देखते हैं, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा म्यूल्स जो होते हैं या वर्कर बी होती है वो इनफर्टाइल होती है। कुछ ह्यूमन कपल आपने देखे होंगे जिनके बेबीज नहीं होते हैं या कि जो कि इनफर्टाइल होते हैं, है ना। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एक अपवाद है, ये भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा आपको बायो में। तो म्यूल्स जो होते हैं और वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल, उनके ऑफस्प्रिंग आपको नहीं मिलेंगे, उनके आपके फर्दर जनरेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, it is a sum of all biochemical reactions that takes place inside living cell। तो कोई भी कैरेक्टर लिविंग है या ऑर्गेनिज्म लिविंग है, उसमें सारी बायोकेमिकल रिएक्शन एक साथ चल रही होंगी, इन विट्रो होंगी। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट आर लिविंग रिएक्शन। देखिए एक होते दो टर्म होते हैं, एक इन विवो और एक इन विट्रो। कई बार रिएक्शंस कुछ बाहर भी करवाई जाती है बॉडी से, लैब्स में कराई जाती है, आउटसाइड कराई जाती है, तो उनको इन विट्रो की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। इन विट्रो जो होती है वो लिविंग रिएक्शन ही होती है, पर उनको आप आउटसाइड करवा रहे हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप उसको करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इट हैज 3 टाइप्स। रिएक्शन 3 तरीके की होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, किसी भी प्रोडक्ट्स का बनना तो एनाबॉलिज्म कहलाता है। जब कोई प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होता है, किसी रिएक्शन में कुछ ब्रेकडाउन होता है, तो कहते हैं कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। एम्फीबॉलिज्म इज बोथ, जब दोनों चल रहे हैं एक साथ तो हम कह देंगे एम्फीबॉलिज्म। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। अगर कोई लिविंग थिंग है उसमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, मतलब उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए लाइट वाटर टेम्परेचर से, है ना। उसमें अवेयरनेस होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे, सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वहाँ बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे हम। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी आपको वहाँ पर पढ़ा हुआ था सिलेबस में। तो डाइवर्सिटी क्या होती है, वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एक तरीके से सिंपल बोले तो बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब द रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये दिस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट फीचर होता है प्लानिट का। ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट फीचर है। विदाउट बायोडाइवर्सिटी लाइफ वुड नॉट सस्टेन। बायोडाइवर्सिटी को पहली बार 1985 में कॉइन किया गया था, यानी बताया गया था, प्रेजेंट किया था, कुछ भी समझ सकते आप। इट इज इम्पोर्टेंट नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसके अंदर कुछ इकोसिस्टम आते हैं जो डील करते हैं, इट इज विद नेचर्स वैरायटी ऑफ बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर से डील करती है, इसके अंदर आपके इकोसिस्टम आता है। इट रेफर्स टू वेरिएबिलिटीज अमंग प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज। इसके अंदर आप प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड नंबर ऑफ डिफरेंट organism that relative frequencies is a ecosystem. It is reflect the organization of organism at different level. आप इसमें अलग अलग तरीके के नंबर्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी होल्ड इकोलॉजिकल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। बायोडाइवर्सिटी की वजह से आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसका, और इट प्रोवाइड अस नरिशमेंट मिलता है हमें, हाउसिंग, फ्यूल, ये सारी चीज़ें हमें इस बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती हैं। इतनी वैरायटी होने की वजह से ही तो हमें इतना वैरायटी आइटम्स भी फॉरेस्ट से मिलते हैं, या थिंग्स आर अवेलेबल फ्रॉम द नेचर, जैसे आपका फ्यूल हो गया, क्लॉथिंग हो गई, ये सभी चीज़ें सेवरल रिसोर्सेज हैं जो आपको बायोडाइवर्सिटी से मिल रहे हैं। इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम टूरिज्म, लोग टूरिज्म के थ्रू भी देखते हैं। फिर इससे बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी 3 तरीके की है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे और डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिंपल बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं
टेक्सोनॉमिकल हायरार्की उसमें पढ़ा हुआ था, थर्ड टॉपिक। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे पहले आप देखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिफिक एपिथेलिट, ये सब होता है। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं, किंग प्ले कार्ड ऑन फाइन ग्रीन, या फिर और इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें भी ट्रिक्स थी, अपने हिसाब से आप इसको रेडी कर सकते हैं। क्यों क्लासिफाई किया गया होगा? तो बायोलॉजिस्ट जो थे वो चाहते थे, जैसे हम ह्यूमंस का नेचर होता है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उनको क्लासिफाई करना हमारी टेंडेंसी रहती है हमेशा। तो वो तो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, कुछ टूल्स भी बनाए उनको क्लासिफाई करने के लिए, है ना। द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड, सिमिलैरिटीज देखी फिर उनके एक ग्रुप बना दिया। मान लो दो स्पीसीज हैं, उनकी सिमिलैरिटी दिखी तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर कोई दो दिखी फिर उसको एक ग्रुप में रख दिया, ऐसे ग्रुपिंग की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टेक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी की ही ब्रांच है ये, और जिसमें ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग किया गया, उनकी ग्रुपिंग की गई, उनकी स्टडीज करेंगे, उनके कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिस्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। और क्या डाइवर्सिटी है, कितनी विविधताएं या वैरायटी देखते हैं हम लिविंग वर्ड में, तो पता होना चाहिए। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पीसीज, कितनी स्पीसीज डिस्कवर है अभी तक, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है अभी तक। टेक्सोनॉमी क्या और होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करते हैं हम इसमें, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का, उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमा नेचुरा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कार्लेस लिनियस ने इसको लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस। और क्या होता है टेक्सोनॉमी के प्रोसेसेस क्या होते हैं? कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो कैरेक्टराइजेशन, इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर्स हमें देखना पड़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के, सच एज एक्सटर्नल क्या कैरेक्टर्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है उनका, प्रोसेस कैसा है, उस बेस पे कैरेक्टराइजेशन होगा उनका। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। आप किसी का नामकरण कई बार हम लोग जनरली भी और स्पीसीज को देख के ऐसे नहीं कर सकते जब तक उसके पूरा हम जानते नहीं है उसके बारे में, उसके करेक्ट फीचर्स ना पता हो, उसके करेक्टरिस्टिक ना पता हो, तो उसका नोमेनक्लेचर नहीं पॉसिबल है। वी नो दैट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच फॉर दिस। तो नेमिंग करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ ये स्पीसीज है क्या। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। कन्वीनियंट कैटेगरी बनाई गई उनके कैरेक्टर के हिसाब से, जिसको टेक्सा बोला गया, और फिर क्लासिफाई किया गया। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। इट इज क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करना उनकी कैटेगरीज के हिसाब से, ठीक है, और उनके कैरेक्टर्स की स्टडी करके उनको कैटेगरीज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। कैसे होगा आगे देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, नोमेनक्लेचर इज अ प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड नेम। नोमेनक्लेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड नेम देना होता है हमें स्पीसीज को पर्टिकुलर, ताकि वर्ल्ड वाइड उसका जो है स्टडी में आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, पर्टिकुलर स्पीसीज का पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, शुड नॉट बी लाइक कंफ्यूजन क्रिएट ना करना चाहिए किसी और स्पीसीज के साथ, ताकि स्टडी स्मूथ रहे। द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ टू कंपोनेंट बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय। तो इसके लिए क्या किया गया कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया कार्लेस लिनियस के द्वारा। सिस्टमैटिक नेमिंग के लिए कंपोनेंट लाई गई, बाई मतलब दो, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रपोजल दिया गया कार्लेस लिनियस के द्वारा। बॉटनिकल नेम जो है वो किसने सजेस्ट किए? तो ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और एक है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस थी, कह सकते हैं, इन्होंने ये सारे नोमेनक्लेचर दिया ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या रूल्स रखे गए। रूल्स भी हैं इनमें नोमेनक्लेचर देने के लिए। तो एक तो सबसे पहला रूल है कि वर्ड जो है, अब बाई तो पता है आपको, दो आपको नेम मिलेंगे, या कह सकते हैं दो आपको उसी स्पीसीज के दो
टर्म मिलेंगी नेम की। एक तो आप उसे लैटिन में लिखेंगे, और लैटिन में होना चाहिए वर्ड, बायोलॉजिकल नेम लैटिन होंगे, और जब लिख रहे हैं तो इटैलिक में, दे आर लैटिनाइज्ड, है ना। फिर अब देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज जीनस। पहला तो जो वर्ड होगा वो क्या होगा, जीनस। सेकंड वर्ड होगा स्पेसिफिक एपिथेलिट। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करिए, अगर आप कंप्यूटर प्रिंट कर रहे हैं तो आप इटैलिक कर दीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए कि कोई वर्ड है ऐसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो एम कैपिटल में रहेगा, जो भी आप, ये जीनस है और ये वर्ड क्या है, स्पीसीज को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एम कैपिटल में रहेगा जीनस का, बाकी सारा स्मॉल लेटर्स में, और ये आपको ये सारा स्पीसीज स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो यही आपको दिया हुआ है। और इसी तरीके से यही पैटर्न, ये रूल है लिखने का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम्स आप लिख रहे हैं तो उनको वर्ड्स को कैसे लिखना है। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या और होती हैं और देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन ईच स्टेप। हर स्टेप को, हर कैटेगरी को एक टेक्सा बोला जाता है, ठीक है। हर हायरार्की में जितने भी चलेगा उसको हम टेक्सॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये एक टेक्सॉन हो गया, किंगडम एक टेक्सा हो गया, एक डिवीजन हो गया, इस तरीके से टेक्सा अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग टेक्सा है। प्लांट्स का भी सिमिलर है और एनिमल्स का सिमिलर है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की देखने से पहले इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे, और इसको देखिए आप, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेक्सोनोमिक हायरार्की इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग various organism into successive level of biological classification either in increasing or decreasing order from kingdom to species and vice versa। तो टेक्सोनोमिकल हायरार्की एक पूरा सिस्टम है जिसमें हम लोग कैटेगरीज को, ये सभी कैटेगरीज हैं, और या रैंक आप मान लो, इनको एक सक्सेसिव ऑर्डर में हम रखते हैं, चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में मान लो इसको, टॉप टू बॉटम। तो टेक्सोनोमिकल हायरार्ची इज अ सक्सेसिव लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में माने, चाहे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किंगडम टू। तो सबसे लोएस्ट कौन सा हो गया टेक्सोनोमिक हायरार्की में, कौन सी रैंक या कैटेगरी होगी, स्पीसीज सबसे लोएस्ट रैंक हो गई, और टॉप मोस्ट अपनी टेक्सोनोमिक हायरार्की में कौन है, एनिमलियन। आई होप ये क्लियर है। नहीं देखते हैं, फर्स्ट किसने क्लासिफाई किया था ये अपना जो कैटेगरीज जो हम पढ़ रहे हैं, जितने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, किसने किया था, सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया था, और 384 से 322 बीसी में इन्होंने इसको क्लासिफाई किया। तो इन्होंने प्लांट्स के 3 ग्रुप बताए थे, तो प्लांट्स के 3 ग्रुप बताए थे। सबसे पहला था हर्ब, शर्ब और ट्रीज। फिर इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा था, जिसके एक का उनका नाम दिया उन्होंने एनाइमा और इनाइमा, और एक का नाम दिया एनाइमा, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन था, ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड सेल्स पे देखा गया, मतलब जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स है या नहीं है, उन्हें लगता था, तो उसके बेस पे उन्होंने इसको डिवाइड किया। तो एनाइमा जिसके अंदर रेड ब्लड है उसको उन्होंने एनाइमा नाम दे दिया, और एनाइमा जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं देखे गए, उन्होंने उसको एनाइमा नाम दिया। तो ये 2 ग्रुप में उन्होंने बांटा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द आरबीसी सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट की क्लासिफिकेशन और क्या किए गए हैं। प्लांट को उनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से डिवाइड किया गया था, जैसे ट्रीज हैं, बुशेस हैं, हर्ब्स हैं, मॉर्फोलॉजी उनकी क्या है उस बेस पे उनको डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं कार्लस लिनियस 18th सेंचुरी में। इन्होंने प्लांट्स को बाकायदा और एनिमल्स को अलग अलग किंगडम्स में जगह दी। तो प्लांट्स के लिए अलग प्लांटे किंगडम बनाया और एनिमल्स के लिए अलग किंगडम एनिमलिया प्रपोज किया। देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये अपना कार्लस लिनियस ने ही दिया था, लेकिन ये सिस्टम फेल हो गया क्योंकि इन्होंने सारे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एल्गी, फंगाई, इनको डिफरेंशिएट नहीं किया। उन्होंने क्लासिफिकेशन में सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया,
और इनको डिफरेंशिएट नहीं किया, जैसे एल्गी को और फंगाई को एक साथ रख दिया प्लांट की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम पुट फोर्थ ड्यूरिंग 19th सेंचुरी जब आई तो क्लासिफिकेशन को और मॉडर्न टच दिया गया और एडवांस में टेक्निक में देखा गया। तो मॉर्फोलॉजी उसकी स्टडी की गई, एनाटॉमी स्टडी की गई थी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उनका स्टडी किया गया था, फिर उनके कैरेक्टर्स उनके देखे गए, और तब जाके क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो नया मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आया। फिलहाल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक और आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हैक्टल ने दिया था 1866 में। तो किंगडम 1 प्रोटेस्टा, किंगडम 2 उन्होंने रखा था प्लांटे, और एक और किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरीके से उन्होंने 3 किंगडम प्रपोज किया था। फिर एक 4th किंगडम भी आया जिसे कोपलैंड ने दिया था, इसमें इन्होंने मोनेरा को भी ऐड किया, और जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया, ठीक है। तो हेंस द 4 किंगडम आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांट और एनिमेलिया। कौन कौन से 4 थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया और प्लांट। तो ये 4 कोपलैंड ने प्रपोज किए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्लियर नो डिफरेंशिएशन इन फंजाई और प्लांट। पहले तो प्लांट और फंजाई में कोई डिफरेंस ही नहीं देखा गया था, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो फिर कुछ चेंजेस आए। वो क्या है देखते हैं। दिस क्लासिफिकेशन कंटेन न्यू ग्रुप ऑफ, नया ग्रुप बन गया फंगाई का, और इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो सेल वॉल थी फंगस की या फंगाई की वो काइटिन की बनी थी, जबकि प्लांट्स की सेलुलोज की होती है, ठीक है। और इसकी काइटिन की, तो सेल वॉल के हिसाब से भी इनको डिवाइड किया गया, और प्लांट्स की सेलुलोज की होती है। न्यूट्रिशन, इनके दोनों के न्यूट्रिशन लेवल भी अलग अलग होते हैं। आपको पता है फंगाई का न्यूट्रिशन लेवल कैसा होता है? सेप्रोट्रॉफिक होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। और अपना इसका प्लांट का ऑटोट्रॉफिक होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम देख रहे थे, और इसको हम आगे और देखते हैं कि ये किसने दिया था। हु प्रपोज द 5 किंगडम? R.H. विटेकर ने इसको प्रपोज किया था 1969 में। इसका मेन जो कैरेक्टराइजेशन हुआ था वो किस मेन बेसिस पे इसको किया था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। और इसमें 5 किंगडम उन्होंने बताए थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई और प्लांटे और आपका एनिमेलिया। तो आई होप ये क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पिक्चर्स हैं आपकी, ये प्रोटिस्ट जो है, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सबको प्रोटिस्ट में रखा गया। फिर मोनेरा, सब स्मॉल बैक्टीरियाज, फंगाई, मशरूम्स, ईस्ट, मोल्ड्स, ये सब फंगाई में। प्लांटे रखे गए कॉनिफर्स, ब्रॉड लीव्स वाले फर्न्स, मॉसेस, सब प्लांट्स में। फिर किंगडम एनिमेलिया में इंसेक्ट्स, हॉर्सेस, अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, ये सभी कुछ रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। जो कंपैरिजन चार्ट है ये हमें पता होना चाहिए एज पर द एग्जाम्स के हिसाब से। मोनेरा का जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोट होता है, प्रोटिस्टा का यूकैरियोट्स होता है, फंगाई का यूकैरियोट्स होता है। तो ये सारे यूकैरियोट्स हैं, आप एक तरीके से देख सकते हैं सारे यूकैरियोट्स हैं, केवल एक मोनेरा का प्रोकैरियोट्स है। लेवल ऑफ ये कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा, यूनिसेलर है, ये भी यूनिसेलर है। ये कभी कभी यूनिसेलर और मल्टी सेलर भी होते हैं। टिश्यू लेवल इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमिलिया भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल वॉल क्या होती है इनकी? सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी, और इसकी इसकी सेलुलोज की बनी होती है कई बार। यहाँ फंगाई हमारा काइटिन का बना होता है इसकी सेल वॉल, और प्लांट्स की देखें तो सेलुलोज की। यहाँ पर कोई आपको सेल वॉल में कोई भी आपको नहीं मिलेगी, यहाँ से केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूट्रिशन इसको देखें तो ये आप देखिए ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशन इसमें कवर हो रहे हैं। यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपको ऑटोट्रॉपिक छोड़ के हेटेरोट्रॉपिक है, पैरासिटिक है, सप्रोफाइटिक है। यहाँ प्लांट में देखो तो ऑटोट्रॉपिक्स हैं केवल। ये एनिमेलिया अपने हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक है, ठीक है। होलोजोइक का मतलब आप समझते हैं, जो फूड है पहले वो इनटेक कर लिया जाता है, बाद में उसका डाइजेशन होता है। मतलब एक कम फूड पार्टिकल, फूड या कोई भी जैसे एनिमल है, वो पहले फूड को ले लेगा, माउथ में इनटेक कर लेगा, धीरे धीरे आगे जाके वो डाइजेशन होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है मोटिलिटी।
मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों तरीके से हो सकते हैं। फंगाई में नॉन मोटाइल होते हैं और प्लांट में मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं। ये सारे एनिमलिया मोटाइल होते हैं। ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ब्रिंग आउट। क्या बताता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम? तो ये बताता है ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी ट्रेंड, मतलब ये आपका इवोल्यूशन कैसा रहा उस स्पीसीज का, उसके बारे में ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम बताता है। अब ये फाइलोजेनेटिक होता क्या है? इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हो रहा है किसी ऑर्गेनिजम्स में। एक सर्टेन पीरियड तक कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है। टेक्सोन क्या होता है? टेक्सोन एक ग्रुप होता है, रैंकिंग होती है, जिसको टेक्सोन कहते हैं। तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, बहुत ज्यादा रिलेटेड है? तो अमीबा और बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट डील विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो वो साइंस जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सब कुछ स्टडी किया जाता है या डीलिंग चलती है उसकी, तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। लार्जेस्ट हर्बेरिया ऑफ एशिया, जियान शान माउंटेन। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक में आइडेंटिफिकेशन भी देखते हैं, नोमेनक्लेचर, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन सब कुछ देखा जाता है। इस स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद। टेक्सोनॉमी इन सभी चीजों से कनेक्ट करती है, इसका आंसर सी है। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया? आंसर है डी कैंडोल ने सबसे पहले इसको दिया। द बुक which has left maximum influence on the thinking of taxonomists, इसका आंसर है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऐसी कौन सी बुक थी जिसने टैक्सोनॉमी को काफी इन्फ्लुएंस किया? तो आंसर है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरबीएससी की बुक से लिए मैंने। हु यूज्ड फर्स्ट साइंटिफिक पैरामीटर ऑफ क्लासिफिकेशन? एरिस्टोटल। द लिविंग बीइंग वर क्लासिफाइड इन टू किंगडम सिस्टम इन plant or animal. Who proposed five kingdom? R.H. Whitaker. Which characteristic related to the reproduction method of kingdom? Monera conjugation. चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। और अभी काफी कुछ रह गया है इसमें, हम लोग करते रहेंगे, और एक ही वीडियो में सब पॉसिबल नहीं है, तो अभी काफी कुछ रह गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।